Hello students, welcome to our YouTube channel in Ayurved Wala classes. Ayurved Wala classes is a platform which provides Ayurvedic education in first crop, second crop, final crop and AIPGT preparation. So we are here to study you in easy way to understanding Ayurveda subjects. So first of all, myself, Dr. Abhay Kumar Prajapati, one of the faculty in Ayurved वाला classes. तो आज हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत का सब्जेक्ट, जो कि फर्स्ट प्रॉफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि ये क्या एकदम से इंटर में, हाई स्कूल के बाद इंटर किया, इंटर के बाद जो है थोड़ा बहुत तो हिंदी पढ़ा था, लेकिन अब तुरंत ही एक नया चेंज आ गया, संस्कृत। तो संस्कृत को पढ़ना और उसको समझना एक थोड़ा टफ टास्क हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्हीं के लिए आज हम यहाँ पर पहला लेक्चर अपना संस्कृत का लेकर के आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे संधि के बारे में। क्यों संधि के बारे में पहले डिस्कस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संधि एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा टॉपिक है जो संहिता पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम शब्दों को तोड़कर अलग से पढ़ पाते हैं तो हम उसका अर्थ बहुत ही अच्छे से और गहनता से समझ सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े शब्द होते हैं संस्कृत में, श्लोक के जब हम पढ़ते हैं श्लोकों को फर्स्ट ऑफ में, जब भी अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो वहां पर श्लोक में जो शब्द आते हैं उन शब्दों को तोड़ना और उनके अर्थों को समझना, वो जब आप अच्छी तरह से कर लेंगे तब आपको संहिता अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि संधियों को सबसे पहले प्रायोरिटी पर हम आज लेकर के संधियों को पढ़ने के लिए आज पहला लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें आप स्टडी करेंगे कि संधियां कैसे बनती हैं और उनका सूत्र कैसा होता है, संधियों में सूत्र होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है और उनका एप्लीकेशन कैसे करना है संहिताओं में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों की। हम बात तो संधि की कर रहे हैं, पर आप कहेंगे अभी माहेश्वर सूत्र कहाँ से आ गए? संधियों में तो हमने माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़े, लेकिन सभी व्याकरण, जो भी संस्कृत का व्याकरण है, उसका आधार या मूल वो माहेश्वर सूत्र ही है। माहेश्वर सूत्र एक प्रकार के जो लिखे गए सूत्र, आचार्य पाणिनि के द्वारा लिखे गए सूत्र हैं, जिसको जब शिवजी का डमरू बजा, शिवजी के डमरू बजने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उन ध्वनियों को ग्रहण करने के पश्चात आचार्य पाणिनि ने उनको ग्रहण किया और ग्रहण करने के पश्चात उन ध्वनियों से संस्कृत के व्याकरण को निर्माण करने के लिए उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों का सृजन किया या उसको बनाया। तो उन 14 माहेश्वर सूत्रों में पूरी संस्कृत व्याकरण छिपी हुई है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे माहेश्वर सूत्रों की। तो ये माहेश्वर सूत्र संख्या में 14 होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार हम पढ़ते हैं, और इनको लिखने से, लिखकर तो याद हम करेंगे ही, लिखने के साथ साथ इनका उच्चारण वो अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हम उच्चारण ठीक करें, प्रोनाउंसिएशन इसका अच्छे से करें। जितना अच्छा हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा उतना ही अच्छा हमें माहेश्वर सूत्र याद रहेंगे, और आगे आने वाले जो भी विषय होंगे, टॉपिक होंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। उनमें सबसे पहला है ऐ उण, अ ई उण। पहले हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। अ ई उण, इसको कंबाइंडली ऐ उण। दूसरा रील रिक, री लिरिक। ए ओ अंग, इसको कंबाइंडली पढ़ते हैं ए ओंग। ऐ औच, ऐ औ और च, ऐ औच। फिर है ह य व र ट, हैवरट। फिर है ल ण, लण। फिर है य य म अंग ण न म। हम जब अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग स्वर निकलेंगे, लेकिन जब हम पूरा सूत्र पढ़ते हैं तो आवाज आती है यम गण नम, यम गण नम।
झभय, झ भ य, झभय। घ ढ ठ श, घढ़ दश, घढ़ धश। ज ब ग ड़ द श, जब गड दश। ख फ छ ठ थ, च ट त व। तो इसको पढ़ते हैं खफ छठथ चटतव। फिर है क प य, कपय। श स स र, शशसर। फिर है ह ल, हल। तो इस प्रकार से हम 14 माहेश्वर सूत्रों को ऐ उण, रील ऋक, एवं, एवच, हैबरट, लण, यमगणनम, झभय, घढ़धश, जब गढ़दश, खफ छटत चटतव, कपय, शशसर, हल। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये 14 के 14 माहेश्वर सूत्र हमारे याद होने चाहिए, टिप पर होने चाहिए। ठीक है। तभी आपको आगे संस्कृत के जो भी विषय हैं या जो भी आपके संज्ञा प्रकरण आएगा या कारक प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्य प्रयोग, ये सब आप इजीली सीख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, संधि पर आते हैं सीधे। संधि। तो संधि हम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, संधि पर ही क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद का जो संहिता है, आयुर्वेद की जो श्लोक है, उनको अच्छे से समझने के लिए उनका संधि विच्छेद होना जरूरी होता है। जब हम संधि विच्छेद तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि यहाँ पर कौन सी संधि है और इसका अर्थ किस प्रकार से, या इसको संधि विच्छेद करके प्रत्येक वर्ण को कैसे अलग अलग करके शब्दों को जोड़ करके उसको पढ़ सकते हैं। तो आपका जो संधि विच्छेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है संहिता रीडिंग करने में। ठीक है। तो संधि क्या है, दो शब्दों का या दो वर्णों का एक दूसरे के पास आपस में समीप समीप आना, यानी कि संधि होना। संधि क्या होता है, जुड़ना। ठीक है। और संधि विच्छेद, विच्छेद मतलब होता है टूटना या अलग होना। तो जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तब उसे हम संधि कहते हैं, और जब दो शब्द आपस में या दो वर्ण आपस में अलग होते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है। तो संधि विच्छेद जानना जरूरी है। उसके लिए संधि कौन सी उसमें लगेगी वो बहुत आवश्यक है। तो संधि में तीन प्रकार की संधि हम मेनली डिस्क्राइब करते हैं। पहला होता है स्वर संधि, जो कि जहां पर स्वरों का मिलान होता है, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, जहां पर व्यंजन मिलकर के आपस में संधि करते हैं, मिलते हैं, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि, जहां पर विसर्ग का प्रयोग होता है, विसर्ग आपस में मिलकर एक नया शब्द वर्ण बनाते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। तो बड़ा ठीक है। तो मेनली हम तीन संधियों को ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि में आपका कितने प्रकार की संधि आ जाती हैं, 8 प्रकार की संधियां सम्मिलित हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं पहला है दीर्घ स्वर संधि, जिसको हम दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरा है, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि, छठा है पूर्व रूप संधि, सातवां है पर रूप संधि, और आठवां है आपका प्रकृति भाव संधि। तो ये 8 प्रकार की जो संधियां हैं उनमें स्वरों का महत्व अधिक है, यानी कि स्वर ही मिलकर के आपस में संधि करेंगे, तो स्वरों के मेल को यहाँ पर स्वर संधि बोल दिया। ठीक है। तो सबसे पहले आप आते हैं स्वर संधि के पहले भाग पर, जो कि है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के लिए आपका जो सूत्र है उसे बोलते हैं अकह सवर्णे दीर्घ। पहला ऐ उण, दूसरा रील ऋक, तीसरा एउम, चौथा ए औच,
पांचवा हयवरट, छठा लण, सातवां है यम गणनम, आठवां है झभय, नवा है घट, दसवां है जब गढ़, 11वां है खफ छठत चटतव, खफ छठ त चट तब, खफ छठत चटतव, ये 11वां हो गया। 12वां है कपय, 13वां है स सर, 14वां है हल। तो इस प्रकार आपको 14 के 14 माहेश्वर सूत्र सीक्वेंस में याद रखने हैं। सीक्वेंस में याद करने के लिए आप जितनी बार इसको लिखते चले जाएंगे, अई उण, रिलिक, एओं, एओच, इस प्रकार से आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे। और पढ़ने का तरीका हमने बता दिया, अई उण, रिलिक, एओं, एओच, ये चार जो है आपके केवल यहां तक चार, फिर है वरट, फिर इसके बाद 5 शब्दों वाला, फिर 6 में लण, फिर है यम गणनम, झभय, घढ़ धस, जब गढ़ दस, जो जैसे 6 वर्ण वाला है उसमें हम कंबाइंडली करके पढ़ सकते हैं, जब गढ़ दस। कपय, खफ छटत चटत, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पहले 2 शब्द पढ़े, 2 वर्ण पढ़े खफ, फिर तीन वर्ण पढ़े छठ, छठत, खफ छठत, यहां पर था है खफ छठत चट तब। तो खफ छठत, पहले दो वर्ण पढ़े, फिर 3 वर्ण पढ़े, फिर इसके बाद 4 वर्ण पढ़े। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 14 माहेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे। जैसे ही आपके 14 माहेश्वर सूत्र याद हो जाते हैं, उसमें उसके पश्चात आपको संधि कैसे सीखेंगे वो हम अब डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो हम आते हैं संधि पर। तो संधि में पहला हम जो बोल रहे थे स्वर संधि में, स्वर संधि, स्वर संधि के अंतर्गत पहली स्वर संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसे हम दीर्घ स्वर संधि क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब दो छोटी मात्रा वाले वर्ण आपस में मिलते हैं, यानी कि स्वर मिलते हैं, तो एक बड़े स्वर को उत्पन्न करते हैं, यानी दीर्घ स्वर को उत्पन्न करते हैं। जैसे अ प्लस अ, ये क्या हो गया, बड़ा आ, बड़ा आ, या छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ ही बनाएंगे। ठीक, इसी प्रकार छोटी ई प्लस छोटी ई मिल करके बड़ी मात्रा यानी दीर्घ बनाएंगे, बड़ी ई हो जाएगा। इसी प्रकार से छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल करके बड़ी ई ही बनाएंगे, इसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। ये दीर्घ है, ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। और ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये क्या है, ये ह्रस्व यानी कि छोटे, ह्रस्व मीन्स छोटा। तो ये बारीक बारीक जो अर्थ हैं इनको हमें बेसिकली पकड़ना है, बेसिकली याद रखना है। तो हमें आगे की जो परिभाषाएं हैं, आगे की जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो ह्रस्व यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये क्या है, ह्रस्व संज्ञा वाले यानी कि छोटे होते हैं, इनको ह्रस्व बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और ये जो बड़े होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, यानी कि बड़े हैं तो दीर्घ कहलाएंगे। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है या दीर्घ स्वर बनते हैं। छोटे स्वर से छोटा प्लस छोटा बड़ा बनेगा, छोटा प्लस बड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अंत में क्या है, दीर्घ ही बनेगा। इसमें अब आते हैं इसके सूत्र में। सूत्र क्या बताया इन्होंने,
आचार्य पाणिनि ने जो सूत्र बताया वो बताया है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। आप इस सूत्र को याद रखेंगे, इस सूत्र को आपको रट देना है, लर्न करना है, इसे नहीं भूलना है। अगर यह सूत्र आपको याद है तो आप इस संधि को नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसमें अब क्या अर्थ है, अकः सवर्णे दीर्घ, क्या अर्थ क्या है, यह सूत्र है तो इसका अर्थ क्या है, अकः, अका मतलब अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार क्या होते हैं, हमने जब माहेश्वर सूत्र पढ़े थे अभी, इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार के निर्माण होते हैं। प्रत्याहार क्या होते हैं, जैसे यहाँ का एक शब्द और यहाँ का एक वर्ण अ से लेकर अक यानी कि क तक, तो अक प्रत्याहार में अ से लेकर के क तक के जितने भी वर्ण हैं, हलंत वाले हलंत वाले छोड़ करके, यानी कि अंत वाले वर्णों को छोड़ करके जितने भी वर्ण हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे हम बोले अक प्रत्याहार, अगर हम बोलते हैं अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, ठीक है, अक प्रत्याहार यदि बोलते हैं तो अक प्रत्याहार में क्या आएगा, अक प्रत्याहार में आएगा, पहला तो आएगा ही आएगा अ ई उ, फिर ड़ा छोड़ देंगे, यानी कि हलंत वाला जो वर्ण है उसको हम छोड़ देते हैं, री और लरी। तो आपका अक प्रत्याहार में आया वर्ण अ ई उ री और लरी, ये वर्ण आपके अक प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है। अक प्रत्याहार आने के साथ, अब जैसे अब मान लो आपको बनाना हो अक प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार है, अब आपको अण प्रत्याहार यदि बनाना हो तो अण प्रत्याहार क्या है, यहां से अ ई उ, केवल अणा यहां तक है अण प्रत्याहार में, ठीक है, अ ई उ, तो ये आपका अण प्रत्याहार हो गया। तो अ ई उ हलंत संज्ञा को छोड़ देते हैं और जो शब्द जो वर्ण बाकी बचे हुए हैं वो उस वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। यहां से लेकर के सभी वर्ण, यानी कि आ से लेकर के का तक के सभी वर्ण हलंत को छोड़ करके हम ले लेते हैं, तो वो सभी क्या है, वो उस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आ जाते हैं। अब अक प्रत्याहार में हमें क्या क्या मिला, अ ई उ री और लरी, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम, ठीक है। तो अक प्रत्याहार में आपका अकः सवर्ण दीर्घ, ये अक प्रत्याहार को डिनोट करता है, अक शब्द जो है अक प्रत्याहार को डिनोट करता है, जिसका हमने अभी देखा माहेश्वर सूत्र में, जो अण अण के बाद अक प्रत्याहार आया है, तो अक प्रत्याहार क्या हुआ, अ ई उ, अक वाले जो वर्ण हैं उसमें क्या आया, अ ई उ री और लरी, ठीक। अकः सवर्ण दीर्घ, सवर्ण का मतलब क्या है, अक वाले प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं उनके साथ और समान वर्ण वाले, सवर्ण में समान वर्ण वाले, समान वर्ण वाले यदि बोला जाए अ या बड़ा अ, ई या बड़ी ई, या बड़ी ई, इसके साथ जुड़ जाए, आ जाए, छोटा ऊ है तो ऊ के साथ ऊ या बड़ा ऊ, री है ये छोटा री और बड़ा री होता है, इसमें ये मात्रा अलग आ जाती है री में। इसी प्रकार से लिरी है तो लिरी में ये छोटा लिरी और बड़ा लिरी होगा तो उसमें ये दो मात्राएं इस प्रकार बढ़ जाती हैं, एक जो हमने मात्रा है उसमें एक और मात्रा नीचे ऐड कर दी है, वो बड़ा लिरी हो गया, ठीक है। तो ये दीर्घ है, ये जो नीचे लिखे हैं ये सब दीर्घ हैं, लिरी री उ बड़ी ई बड़ा आ, तो इन
अकह सवर्ण दीर्घ में अक प्रत्याहार वाले वर्ण का दोबारा सवर्ण यानी कि उसी वर्ण का दोबारा आना, और क्या बन जाता है वो अकह सवर्ण दीर्घ, वो क्या बन जाएगा दीर्घ बन जाएगा। यानी कि अगर हम छोटा आ में छोटा आ जोड़े तो वो बड़ा आ हो जाएगा, या छोटा आ में बड़ा आ मिले तो बड़ा आ हो जाएगा। ऐसे ही छोटी ई में छोटी ई मिलेगी तो बड़ी ई हो जाएगी। छोटा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा या बड़ा ऊ भी मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। री में छोटी री मिलेगी तो बड़ा री, और लरी में लरी मिलेगा तो बड़ा लरी। इस प्रकार से आपको संधि का ये मूल सूत्र है, और क्या कहता है यह सूत्र वो हमने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अकह सवर्ण दीर्घ का अर्थ है अक प्रत्याहार वाले के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों का उसके सवर्ण यानी कि सेम वर्ण वाले जो समान वर्ण वाले जो भी वर्ण आएंगे जुड़ने के कारण वो बड़ा वर्ण बनाएंगे यानी कि दीर्घ हो जाएंगे। तो दीर्घ होने का अर्थ है बड़ा हो जाना। ठीक है, तो यहाँ छोटा और छोटा मिले तो बड़ा हो गए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण के लिए उदाहरण है आपका पुस्तक प्लस आलय। उदाहरण है पुस्तक धन आलय या आलय। अब यहाँ पर पुस्तक में छोटा आ है। ठीक है, छोटा आ कैसे आया उसको भी समझ लेते हैं। जब भी हम कोई वर्ण बनता है उस वर्ण के बनने में, जैसे मान लो क है तो क के बनने में का हलंत स्वरूप होता है और उसमें आ की मात्रा ये जो छोटा आ है वो मिलने के कारण उस वर्ण की उत्पत्ति हुई है। अर्थात ये पूर्ण वर्ण जो है, संपूर्ण वर्ण, पूरा जो वर्ण है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, का हलंत रूप में, यानी कि इसको हम अपूर्ण का बोल सकते हैं। उसमें जब छोटा आ मिलेगा तब वो पूरा का बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से का ख ग घ जो भी है जिसमें हलंत नहीं है वो पूर्ण माना जाता है, और जिसमें हलंत है वो अपूर्ण माना जाता है, अर्थात अधूरा माना जाता है। उसको हम यहाँ पर आ के साथ जोड़ने पर पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जुड़ा हुआ है पुस्तक में, प्लस या धन बड़ा आ शुरू में लग गया, तो मिलकर के आप क्या बनाएंगे, ये बड़ा आ बनाएंगे। अर्थात अब यहाँ पर क्या होगा, पुस्तक धन आलय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। पुस्तकालय। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर अन्य भी उदाहरण मिलेंगे, जैसे हिम आलय, हिम धन आलय, हिम आलय। ठीक है, और दैत्यारी, दैत्यारी यानी कि दैत्यों का नाश करने वाला, दैत्यारी, दैत्य प्लस आरी, दैत्य प्लस अरी, दैत्य धन अरी, अरी मतलब होता है नाश करने वाला, तो इसका संधि हो जाएगी दैत्यारी। ठीक है, तो आपका दैत्य आरी यानी कि यहाँ पर या में आ मिला हुआ है, अर्थात य धन अ। ठीक, तभी यहाँ मिला है, यहाँ पर या बना है पूरा, और यहाँ पर मिलके आपका छोटा आ, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, बड़ा आ। तो यहाँ पर बड़ा आ आपका बन गया दैत्यारी। ठीक है, ये आ इसमें ऐड हो गया तो बड़ा या बन गया, या में ही आ जुड़ गया और दैत्यारी बन गया। तो इसी प्रकार से आपके अन्य उदाहरण भी उपलब्ध हैं। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे दीर्घ स्वर संधि के बाद अन्य उदाहरणों के साथ। ठीक है, गुण संधि
तो दीर्घ स्वर संधि के आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप बुक में देख सकते हैं, और बुक में देखने के बाद उसे पढ़िए। यदि उसमें से कुछ नहीं समझ में आता तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। फॉलो आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। थैंक यू।